नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दिल्ली के किसानों ने की मुलाकात। कृषि मंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी जानकारी। कहा, दिल्ली के किसान घर पधारे, अन्नदाताओं का हृदय से स्वागत। किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों से ऑयल पाम के अंतर्गत प्रयासों को तेज करने का किया आग्रह। कहा, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के भारत के दृष्टिकोण की है आधारशिला। मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने असम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 50 प्रमुख परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मत्स्य पालन में जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। अंतरिक्ष में इसरो को बड़ी सफलता। अंतरिक्ष में भेजी गई लोबिया में निकली पत्तियां। इसरो ने पत्तियों की जारी की तस्वीर। 4 दिन में लोबिया के बीज को माइक्रोग्रेविटी से किया गया अंकुरित। और खबरें विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEOOP के अंतर्गत अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया है। ये मिशन खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के भारत के दृष्टिकोण की आधारशिला है। घरेलू तेल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को तेल पाम के बागानों के अंतर्गत लाना है। साथ ही पूर्वोत्तर और अन्य तेल पाम उगाने वाले राज्यों की कृषि जलवायु क्षमता का लाभ उठाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर बल दिया कि राज्यों को बाधाओं को दूर करके तथा उपलब्ध संसाधनों को जुटाकर अपने वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राप्त करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के अंतर्गत पर्याप्त अप्रयुक्त धनराशि के साथ राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास, किसान समर्थन और वृक्षारोपण विस्तार के लिए संसाधन उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्यों को किसानों की भागीदारी को भी बढ़ाना चाहिए ताकि किसानों की संतुष्टि और निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहायता के वितरण में तेजी लानी चाहिए। किसानों को बाजार में उतार चढ़ाव से बचाने के लिए व्यवहार्यता मूल्य VP प्रक्रिया शुरू की गई है। किसानों को ये लाभ पहुंचाने के लिए राज्यों को समझौता ज्ञापन MOU पर समय पर हस्ताक्षर सुनिश्चित करने चाहिए। और अगली खबर, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की लागत वाली 50 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को जोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों को कवर करती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल और जॉर्ज कुरियन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के मत्स्य पालन के अन्य प्रभारी मंत्री, मत्स्य पालन सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी और कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मत्स्य पालन के सतत विकास के प्रयासों को जारी रखने के लिए राजीव रंजन सिंह ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य सम्मेलन 2025 में PMMSY के तहत सिक्किम राज्य में जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास के लिए सिक्किम के सोरांग जिले में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर को अधिसूचित और लॉन्च किया, जो भारत में अपनी तरह का पहला क्लस्टर है। राज्य में मत्स्य पालन के सतत विकास की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सिक्किम सरकार पहले ही जैविक खेती को अपना चुकी है, जिसे टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रणालियों के लिए एक सशक्त स्थान बनाने में मदद मिली है। जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि की शुरुआत राज्य के सभी क्षेत्रों में जैविक, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल प्रणालियों को बढ़ावा देने के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप होगी।
और इसरो ने एक बार फिर से एक नई उपलब्धि अपने नाम कर ली है। इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित करने में सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से स्पाडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLY C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर भेजा गया। इसके साथ भेजे गए PSLY ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पर क्रॉप्स ने अंतरिक्ष में पहली बार जीवन अंकुरित करने में सफलता पाई है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC में डिजाइन किए गए क्रॉप्स ने महज 4 दिन में लोबिया के बीज को माइक्रोग्रेविटी के जरिए अंकुरित किया। अब इसमें पत्तियां आ गई हैं। अंतरिक्ष में लोबिया के अंकुरों ने अपनी पहली पत्तियां दिखाई हैं। इसरो ने इन पत्तियों की फोटो सोशल मीडिया पर जारी की है। इसरो के इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन जैसे कारकों का पौधों के विकास पर प्रभावों का अध्ययन करना है। दिल्ली के किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके घर पर मुलाकात की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली के किसान घर पधारे हैं। अन्नदाताओं का हृदय से स्वागत करता हूं। किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। कृषि मंत्री ने किसानों से मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। और इस बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के किसान मोन भाई थामोंग के इनोवेटिव फार्मर अवार्ड जीतने पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि नामसाई के मोन भाई थामोंग जैसे किसान ये साबित करते हैं कि नवाचार खेती को नई परिभाषा दी जा सकती है। KVK परीक्षण का लाभ उठाकर एक स्मार्ट टिकाऊ पशुधन मॉडल को अपनाकर उन्होंने स्थानीय संसाधनों को एक संपन्न व्यवसाय में बदल दिया। इनोवेटिव फार्मर अवार्ड जीतने पर बधाई। ये दूसरों के लिए अवसरों का इंतजार करने के बजाय उसे अवसर में बदलने की सच्ची प्रेरणा है। रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने औद्योगिक विकास के साथ साथ टूरिज्म पर भी खासा फोकस किया है। पिछले 1 साल में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की कई खास जगहों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। देखिए DD न्यूज की छत्तीसगढ़ से एक खास रिपोर्ट। पर्यटकों को लुभा रही है छत्तीसगढ़ के बांध की खूबसूरती। टूरिस्टों को खूब लुभा रही है गंगरेल और मुरुमसिल्ली बांध की खूबसूरती। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी और उसकी सहायक नदी सिलियारी नदी पर बने हैं बांध। मुरुमसिल्ली बांध एशिया का पहला साइफन सिस्टम वाला बांध। गंगरेल डैम पर खूबसूरत हट के साथ मां अंगार मोती का मंदिर। छत्तीसगढ़ सरकार का औद्योगिक विकास के साथ साथ टूरिज्म पर खास फोकस। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश को हर एक सेक्टर में आगे ले जाना चाहती है। अपनी पॉलिसी के तहत राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ साथ टूरिज्म पर भी खास फोकस कर रही है। पिछले 1 साल में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की कई खास जगहों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी के तहत राज्य सरकार धमतरी के गंगरेल और मुरुमसिल्ली बांध को भी टूरिस्ट प्लेस के तौर पर बढ़ावा दे रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के गंगरेल बांध और मुरुमसिल्ली बांध छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी और उसकी सहायक नदी सिलियारी नदी पर बने हैं। इन दोनों ही बांधों की खूबसूरती के लोग कायल हैं। यही वजह है कि लाखों लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं। यहाँ होने वाली बोटिंग और रंग बिरंगे फूलों से सजे गार्डन टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ गंगरेल डैम पर खूबसूरत हट बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ मां अंगार मोती का मंदिर भी है। वहीं मुरुमसिल्ली बांध को एशिया के पहले साइफन सिस्टम वाले बांध का टाइटल मिला हुआ है। इस बांध पर बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने आते हैं। चारों तरफ घने पेड़ों से घिरा ये बांध अपनी खूबसूरती की वजह से टूरिस्टों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि बारिश के मौसम में बांध के भर जाने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक साइफन गेट से पानी निकलना शुरू हो जाता है। प्रकृति सुंदरता के लिए छत्तीसगढ़ के कई जिले अहम स्थान रखते हैं। सरगुजा से लेकर बस्तर तक छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक नजारों की कोई कमी नहीं है। विश्व भर के पर्यटकों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल लुभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने भी प्रदेश के हर एक सेक्टर को आगे ले जाना चाहती है। अपने पॉलिसी के तहत राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ साथ टूरिज्म में भी फोकस कर रही है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, छत्तीसगढ़। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है
और सड़क पर वाहनों की आवाजाही बहाल करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। कठुआ में भी कोहरे की मोटी परत के साथ शीतलहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फ गिरने की आशंका है। यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग रहा है। यहाँ पे सर्दी तो काफ़ी है, लेकिन सर्दी में भी बहुत सारी चीज़ों का एंजॉय करने के लिए मिलता है। स्वेटर कोट पहन के, ग्लव्स पहन के भी सर्दी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। सर्दी काफ़ी है और मानसून भी कुछ बढ़िया है, और धूप तो शायद मेरे को लगता नहीं कि देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो सर्दी काफ़ी है। हर साल घूमने आता हूँ मैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लोग सोचते हैं कश्मीर नहीं आना चाहिए या डरते हैं लोग, कोई डरना नहीं चाहिए। यहाँ पे कुछ सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लव्स वॉफ्स पहन के रहना चाहिए, टोपा वोपा लगा के रहो, आराम से घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। होटल में आपको बेडरूम वगैरह सब मिलता है, बेड हीटर मिलता है, सब कुछ फैसिलिटी है। ऐसा इतना महंगा भी नहीं है। आपको 1000 से 1500 रुपए अच्छे से अच्छा बेडरूम बेड हीटर मिल जाएगा। आपको घूमो, आप गुलमर्ग जाओ, पहलगाम जाओ। अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आया हूँ। मतलब मेरे दोस्तों ने बोला कि यार वहाँ जाएगा बहुत सर्दी रहती है, ऐसे वैसे कैसे घूमेगा, कपड़े पहनने के ले लेना, 2-3 रख लेना। लेकिन मुझे यहाँ आने पे लगा यार इतना तो सर्दी लगती, मतलब इतनी सर्दी तो लगती नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत तो है ही सही। लेकिन मैं इधर आया घूमने, डल झील देखी और घूमने गए, गुलमर्ग जाएंगे। लेकिन लग रहा है बहुत अच्छा है, स्वर्ग जैसा लग रहा है। यहाँ पे तो ठीक है, थोड़ा सा वहाँ रूम पे था, रूम पे तो सर्दी लग रही थी, इच्छा नहीं हो रही थी बाहर जाने की। लेकिन यहाँ आके लगा भाई अब ठीक है यहाँ पे। और इस बीच दिल्ली में तेज हवाएं चल रही हैं। शीतलहर और कोहरे के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं पूरे दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। तापमान में गिरावट के कारण लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। पर्वतीय राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा और मध्य व पूर्वोत्तर भारत तक सर्दी का सितम बढ़ गया है। पंजाब के भटिंडा, बरनाला, मुक्तसर, मोगा और चंडीगढ़ सहित कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फ गिरने की आशंका है और इसकी वजह से सर्दी के कम होने की उम्मीद नहीं है। 10 से 12 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालयी राज्यों में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई गई है, तो इसके प्रभाव से भारी बर्फबारी के साथ बारिश होने के भी आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 11 जनवरी तक कोहरे का भी येलो अलर्ट जारी किया है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। फिलहाल मंडियों में आवक सामान्य है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 4 जनवरी को सरसों का भाव रहा 5,450 रुपए। 6 जनवरी को इसके दाम में 50 रुपए की नरमी देखने को मिली, जिसके बाद सरसों 5,400 रुपए पर बिकी। जबकि राजस्थान की बसी मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 4 जनवरी को सरसों का दाम था 5,527 रुपए। 6 जनवरी को इसके सौदों में 167 रुपए की बढ़त हुई, जिसके बाद भाव हो गया 5,694 रुपए। राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी में बीते शनिवार को सरसों की कीमत रही 5,736 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 195 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव हो गया 5,541 रुपए। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में सरसों के भाव को देखें तो यहाँ 4 जनवरी को सरसों 6,000 रुपए पर बिकी। 6 जनवरी को इसके दाम 65 रुपए चढ़े, जिसके बाद भाव 6,065 रुपए हो गया। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी।
बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। सोमवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 4 जनवरी को मक्का का भाव रहा 3,200 रुपए। 6 जनवरी को इसकी कीमत में 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद मक्का 3,100 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में मजबूती दर्ज की गई। यहां 4 जनवरी को मक्का 1,900 रुपए पर बिकी। 6 जनवरी को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद भाव हो गया 2,000 रुपए। इसी तरह ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में बीते शनिवार मक्का का दाम था 2,100 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 125 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 2,225 रुपए। मक्का के भाव में बढ़त का सिलसिला उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ 4 जनवरी को मक्का की कीमत थी 2,255 रुपए। 6 जनवरी को इसके भाव 10 रुपए चढ़कर 2,265 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245,41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई करें। दक्षिणी बिहार में भी गेहूं की फसल में सिंचाई की जरूरत है। वहीं बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी हिस्सों में प्याज की रोपाई का काम कर सकते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में मटर के पौधों को सहारा देने का काम करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में गेहूं की बुवाई पूरी कर लें। यहां के किसान दलहनी फसलों की बुवाई भी जल्दी पूरी करें। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र में सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले इलाके में किसान बोरो धान की बुवाई पूरी करें। यहाँ के किसान आलू की फसल में 7 से 10 दिन के अंतराल में हल्की सिंचाई करते रहे। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाकों में आलू की फसल को झुलसा रोग से बचाएं। अगर कहीं पर झुलसा रोग के लक्षण दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। उधर उत्तरी गुजरात में ठंडे और शुष्क मौसम में फसलों को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें। उत्तरी सौराष्ट्र के किसान चने की फसल में फूल और फली आने के समय सिंचाई करें। दक्षिणी सौराष्ट्र के किसान गेहूं की फसल में सिंचाई करें। गुजरात के कच्छ वाले इलाकों में पछेती गेहूं की बुवाई पूरी कर लें। गुजरात के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ठंड और शुष्क मौसम की स्थिति में फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। इस किस्म का आकार गोल होता है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। इसके अलावा किसान बैंगन की पूसा उत्तम किस्म भी लगा सकते हैं। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। इसका आकार भी गोल होता है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। और अब पेश हैं कुछ अहम खबरें यानी खास खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में सीबीआई की ओर से विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली में अब तक कुल 1,55,24,858 मतदाता हैं। इनमें 83,49,645 पुरुष और 71,73,952 महिला मतदाता हैं, जबकि 1,261 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। भाजपा नेता रमेश बिदुड़े ने कहा कि दिल्ली के लोगों को इंतजार है कि उन्हें इस आपदा से जल्दी मुक्ति मिले। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ जैसे काम कराता है वैसे ही कराएगा। नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। कराल बाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दुष्यंत गौतम ने कहा, हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इस आपदा सरकार को हटाने के लिए दिल्ली की जनता तैयार है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम दिल्ली के लिए अपना विजन लोगों के सामने रख रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि आप और कांग्रेस चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन मर्यादाओं का ख्याल रखें, क्योंकि कभी न कभी हमें एक दूसरे के साथ आना है। तिब्बत में आए 6.8 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप में 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 62 लोग इस प्राकृतिक आपदा के चलते गंभीर रूप से घायल हैं। भारत में दिल्ली, नोएडा, बंगाल, सिक्किम, बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं तिब्बत में भी भूकंप का असर दिखा। देश में एचएमपीवी के ताज़ा हालातों, उपायों और प्रबंधन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समीक्षा बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एचएमपीवी मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कल वर्चुअल मोड में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।